हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आप सभी के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स का एक और लेक्चर, इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। ये वन शूट मैंने बोला है, और ये किसका वन शूट है? ये यूनिट वाइज वन शूट नहीं है, बल्कि ऑल यूनिट्स का 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो वन शूट है। इस वीडियो के अंदर हम 2 मार्क्स के पांचों यूनिट, इंजीनियरिंग फिजिक्स की जो 5 की 5 यूनिट है, उसमें पूछे जाने वाले या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मेरा मेन फोकस आपको ये बताना होगा कि 2 मार्क्स के जो आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन ए के अंदर, वो सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है पांचों यूनिट में, अगर हम देखें तो कौन कौन से क्वेश्चन हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आप तक पहुंचाना मेरा मेन आज का मकसद है। ये अगर आपको मैं ज्यादा समझाने पर यहाँ पर फोकस नहीं करूंगा, मैं ये चाहता हूँ कि मेन आपको क्वेश्चन मिल जाए 2 मार्क्स के, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो आप कैसे भी लर्न कर सकते हैं। बाकी हमने जो वन शूट दिए हैं वहां से भी 2 मार्क्स के, उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के बन जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है और बहुत कम टाइम में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पांचों यूनिट के, पूरी फिजिक्स के जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और देखना आपको एग्जाम में इसी में से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने पूरी कोशिश की है कि आपको वो सारे क्वेश्चन देखने को मिले। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपको अपना इंजीनियरिंग फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा करना है, अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट किसी वीडियो पर आए हैं तो भी, या आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो भी, 3 चीज़ें जरूर देख के जाएं एग्जाम में जाने से पहले। 3 चीज़ें जरूर अच्छे से पढ़ें। एक तो वन शूट वीडियो, जो वन शूट वीडियो यूनिट वाइज प्रोवाइड की गई हैं वो सारी जरूर देखें। दूसरी चीज़, ये 2 मार्क्स वाली इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ये जरूर देखें, और जो मॉडल पेपर आना है उसको जरूर देखें, जो लाइव सेशन रहने वाला है मॉडल पेपर का। मैंने डेट सारी आपको पहले से बता दी है, उन्हीं डेट पर आपको लाइव मॉडल पेपर मिलेंगे। बाकी जैसे जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, डेट्स बताई थी, उनके अकॉर्डिंग हम सभी चीज़ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। कोई चीज़ अगर थोड़ा बहुत डिले हो जाती है तो हो सकता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा हो सकता है सर, सर या जो भी टीचर हमारे उस सब्जेक्ट के हैं पर्टिकुलर, उनकी कुछ तबीयत खराब हो रही हो। ठीक है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी चीज़ें प्रॉपर प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर ये जो सब्जेक्ट है या कोई सा भी सब्जेक्ट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, केवल व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। उस पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, बता दिया जाएगा सब कुछ किस तरीके से आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। पीडीएफ हमने पेड कर रखी है, 50 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट है ताकि सभी स्टूडेंट कर सकें पेड, अगर जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जो प्रेस कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और अगर आप इंजीनियरिंग बीटेक कर रहे हैं तो एक बार चैनल जरूर विजिट कीजिएगा, हो सकता है कि आपसे रिलेटेड कोई आपके आपके लिए जो बेनिफिशियल हो, काफ़ी चीज़ें हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो एक बार जरूर चैनल विजिट कीजिएगा। ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उस ऐप का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पर आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इंजीनियरिंग फिजिक्स यूनिट 1 यूनिट वाइज मैंने सेपरेट कर दिए हैं, जो भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, यूनिट वाइज सेपरेट कर दिए हैं। एक एक यूनिट वाइज हम देखेंगे और बहुत अच्छे आराम से बहुत जल्दी ही समझते चलेंगे और बहुत कम टाइम में कंप्लीट भी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट यूनिट आता है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि व्हाट इज द ब्लैक बॉडी। एक्चुअली में ब्लैक बॉडी होती क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, डिफाइन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इन दोनों में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है हमारी डिफाइन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो, लैंग्वेज बदली जा सकती है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की, जरूरी नहीं है कि डिफाइन ही करवाए या व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी एक्चुअल में क्या है, जो परफेक्टली हमें ब्लैक दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, वो सारी लाइटों को अपने अंदर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। लिखना क्या होगा, मैं यहाँ पर 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, उसका आंसर भी मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर। आंसर मैं पूरा आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा जो हमने लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, ए बॉडी विच एब्जॉर्ब कंप्लीटली ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट। मतलब मैंने क्या बताया कि कोई अगर बॉडी है जो उस पर हम कोई भी वेवलेंथ या कोई भी फ्रिक्वेंसी या जो भी हम उस पर रेडिएशन अप्लाई करते हैं, डालते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो वो सबको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब वो सबको एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो किस कलर में दिखाई देती है, हमें ब्लैक कलर में दिखाई देती है। तो वो ना तो कुछ रिफ्लेक्ट करे और ना ही कुछ ट्रांसमिट करे, तो वो हमारी क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी। क्लियर। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्चुअल में क्या है कि व्हेन ए ब्लैक बॉडी इज हीटेड। अब हम अगर ब्लैक बॉडी मतलब वो ऐसी बॉडी जो सभी रेडिएशंस को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। अगर उसको हम हीटेड करेंगे
टू ए सुटेबल हाई टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर सुटेबल टेम्परेचर पर, तो वो क्या करती है रेडिएशन को एमिट करना स्टार्ट कर देती है। तो वही हमारे जो एमिट कर रही है रेडिएशन, वही हमारा एक्चुअल में क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्लियर, बिल्कुल बेसिक सा है, बहुत कम टाइम में हो जाएगी और बहुत आपको समझता चलने हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है, बस लिख के आने का है। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। पूरी फिजिक्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में, और साथ में ये वन शूट भी और ये भी 2 मार्क्स भी और मॉडल पेपर वगैरह सब, ठीक है। ये पूछा जाता है कि विच बॉडी इज एज्यूम टू बी अ परफेक्ट ब्लैक, कौन सी बॉडी को हम परफेक्ट ब्लैक एज्यूम करते हैं। तो जब मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला यूनिट कराया था स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट, वहां पर भी मैंने बताया था आपको, लैम्प ब्लैक के नाम से एक बॉडी होती है जिसको हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी एज्यूम करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं हमारे आसपास, अगर हम जो भी चीज़ें देखते हैं, कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक नहीं है। परफेक्ट ब्लैक नहीं है क्या मतलब कि वो हमें ब्लैक तो दिखाई दे रही है, तो परफेक्ट ब्लैक क्यों नहीं दिखाई देना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि ऑल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना। तो ऐसी कोई भी बॉडी अवेलेबल नहीं है जो ऑल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सके, फुल्ली एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन एक लैम्प ब्लैक के नाम से एक ऐसी बॉडी है जो 99% क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसका मतलब यही हो गया कि हमारा जो लैम्प ब्लैक है इज द नियरेस्ट अप्रोच टू ब्लैक बॉडी विच एब्जॉर्ब नियरली 99%। मैंने बोला ना 99% ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि वो क्या करती है, 99% को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर, इसलिए लैम्प ब्लैक को हम एक तरह से एज्यूम कर सकते हैं ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टर्म में, ठीक है। वाई इज ब्लैक इज बेस्ट एमिटर, जो हमारा ब्लैक होता है वो बेस्ट एमिटर क्यों कहलाता है, एमिटर भी कह लेते हैं इसको, और एब्जॉर्बर भी या गुड एब्जॉर्बर भी हमारा होता है, ठीक है। ब्लैक क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर क्या है, ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ्स, ऑल वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब भी कर रहा है ऑफ लाइट, यानी कि मैंने अभी पीछे बताया जो हम रेडिएशन उस पर डाल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की, वो सबको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब भी कर लेता है। डू नॉट रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता एनी ऑफ देम, देयरफॉर इट लुक्स ब्लैक इन कलर, इसलिए वो हमें ब्लैक कलर में दिखाई देता है। एंड कंसिडर टू बी अ गुड एब्जॉर्बर, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, गुड एब्जॉर्बर एंड अ गुड एमिटर ऑफ हीट। इसका मतलब क्या है कि जब हम उसको हीट अप करेंगे तो उसमें से क्या होगा, अभी मैंने पीछे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्चुअली क्या है कि ब्लैक जब हम उसको एक टेम्परेचर पर लेके जाते हैं तो उसमें से रेडिएशन भी वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, एमिट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट एमिटर या गुड एमिटर भी बोल देते हैं, किसको, ब्लैक बॉडी को, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा, बोलते भी हैं सभी कि जब सर्दियां आए तो हमें डार्क कलर के कपड़े पहने चाहिए, और जब गर्मी आती है तो लाइट कलर के, और ब्लैक तो नहीं पहना चाहिए। ब्लैक कलर क्या करता है, जो सनलाइट आ रही होती है, अगर हम गर्मी में ब्लैक कलर पहन के निकलेंगे तो हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी। क्यों, क्योंकि जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं, जो लाइट आ रही है, उनको वो क्या कर लेता है, सबको एब्जॉर्ब करता है ब्लैक कलर। हालांकि वो 100% नहीं करता है, क्योंकि अगर करेगा तो फिर परफेक्ट ब्लैक बॉडी बन जाएगी, लेकिन एक्चुअल में परफेक्ट ब्लैक बॉडी कुछ भी कहीं भी अवेलेबल नहीं है, बल्कि लैम्प ब्लैक है एक, हमारे कपड़े तो नहीं है ना परफेक्ट ब्लैक बॉडी या ब्लैक एकदम परफेक्टली। तो क्या करेंगे, वो मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या लगेगी, गर्मी, और एक टेम्परेचर पहुंचकर वो हीट भी निकालना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें एक दो ये लॉ है, प्लैंक लॉ हमारा हो गया, वेन्स लॉ हमारा हो गया, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी हम जिसको बोल देते हैं, ये लॉ भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि लॉ भी एग्जाम में कोई सा पूछ लेता है कभी कभार एक कोई सा क्वेश्चन। तो अगर मैं डिफाइन करूँ वेन्स लॉ क्या होता है, या वेन्स लॉ एक्चुअल में हमारा क्या है, तो जो हमारी एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी है, जो रेडिएशन एमिट हो रही है, उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर की पावर 5 के, किसके, टेम्परेचर की पावर 5 के। बस यही हमारा वेन्स लॉ है। वेन्स शोज दैट मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि ई या ई एम, हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ई एम ऑफ मैक्सिमम एनर्जी की फॉर्म में, ऑफ द एमिटेड रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द 5th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकल रहे हैं मैक्सिमम एनर्जी की बात करें, तो एक्चुअल में टेम्परेचर के पावर 5 के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ये यहाँ पर मैंने फॉर्मूले की फॉर्म। अब देखो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कब पूछा गया, 2021-22 में पूछा गया, 2017-18 के सैम फर्स्ट में 2 मार्क्स में पूछा गया है। यहाँ पर मैंने अभी 2022-23 के क्वेश्चंस नहीं मेंशन किए हैं, उनको मैं मॉडल पेपर में लेके आऊंगा, जो 2 मार्क्स वाले हैं, जो 2022-23 के क्वेश्चन हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी संभावना इस बार ज़्यादा आने की है, 2022-23 के दोनों सेमेस्टर, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकेंड, शॉर्ट सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर क्वेश्चन में मॉडल पेपर में कवर कर लूंगा, ताकि आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन कोई भी ना बचे, जो इनसे अगर एक्स्ट्रा बच रहा होगा, या इनमें से जो इंपॉर्टेंट होंगे वो भी हम, मतलब मॉडल पेपर तो एक तरह से ऐसा आएगा जो बिल्कुल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसमें देखने को आपको मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा आपके लिए
बेनिफिशियल होगा, जरूर देखिएगा। जो मॉडल पेपर की डेट्स मैंने आपको लाइव सेशन में उनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ठीक है, लाइव सेशन चलेंगे उसके, ठीक है। क्या है विंड डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा लॉ है वो ये कह रहा है कि जो हमारा एज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज रेडिएट राइज्ड द मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि जब हमारा किसी बॉडी या ब्लैक बॉडी का अगर हम टेम्परेचर राइज करें, इंक्रीज करें मैक्सिमम एनर्जी, तो टेंड्स टू एसोसिएटेड विथ शॉर्टर वेवलेंथ, तो वो क्या होती है उसकी शॉर्टर वेवलेंथ के इक्वल ये एसोसिएट करता है क्या, शॉर्टर वेवलेंथ। इसको अगर हम वैसे लिखना चाहें तो इस तरह से लिख देते हैं लैम्डा एम, यानी कि लैम्डा वेवलेंथ हो गया इंटू टी टेम्परेचर इक्वल टू कितना हो जाता है, कांस्टेंट हमारा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लॉ हो गए दोनों। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ रिलेजेंस लॉ और एक प्लैंक लॉ। ये तीन लॉ हैं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, रिलेजेंस लॉ और प्लैंक लॉ। मैंने जब डिटेल लेक्चर लिए थे फिजिक्स के, वहाँ पर भी ये तीनों लॉ आपको बताए थे। तो तीनों लॉ जो है इनमें से एक देखने को मिल जाता है। रिलेजेंस लॉ की मैं बात करूँ तो 2020-21 के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया है। रिलेजेंस लॉ क्या कहता है कि रिलेजेंस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी, यानी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एमिट किया जा रहा है ब्लैक बॉडी से पर यूनिट वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर पर यूनिट वॉल्यूम में एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पर इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा से लेके डी लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज गिवन एज कितना होता है, यू लैम्डा इंटू डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन 4 लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा, ठीक है। और अगर मैं प्लैंक लॉ की बात बोलूं तो ये कितना हो जाता है 8 पाई एच सी, ये एच क्या है हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है और सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है अपॉन लैम्डा की पावर 5 हो जाती है, डी लैम्डा इंटू अपॉन ई की पावर एस सी अपॉन लैम्डा के टी -1। तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है। ये इन पर न्यूमेरिकल भी अक्सर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ डी ब्रॉगली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है। डिटरमाइन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस बार के लिए इसको देख लीजिएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन को डिटरमाइन कराने के लिए पूछ रहा है क्या होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ये मैंने बताया भी था जब लॉन्ग क्वेश्चन बताया था, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ए पार्टिकल ऑफ अ मास एम, कोई पार्टिकल है जिसका मास एम है, मूविंग विद अ वेलोसिटी वी, जो मूव कर रहा है वेलोसिटी वी से, इज एसोसिएटेड विद अ वेव कॉल्ड मैटर वेव। तो वो क्या करता है, मैटर वेव को एसोसिएट करता है और डी ब्रॉगली वेव, जिसको हम डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। एक्चुअल में डी ब्रॉगली वेव क्या बताया था मैंने, आप इसका एक सीधा सा एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो आप अगर कोई कार अगर ड्राइव कर रहे हैं या अगर आप बस में बैठे हैं, चलिए बस का हम एग्जांपल ले लेते हैं, और बस काफ़ी स्पीड से क्या कर रही है, मतलब मूव कर रही है, चल रही है, ट्रैवल कर रही है काफ़ी स्पीड से, विंडो ओपन है, थोड़ा सा जो एरिया है वो ऐसा एरिया है जो धूल वाला एरिया है जहाँ से बस हमारी ट्रैवल कर रही है। तो अगर बस की स्पीड अच्छी खासी ठीक ठाक है और फिर ड्राइवर अगर ब्रेक ले तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी धूल या धूल के कण बस के अंदर आ जाते हैं। तो वो क्या है, एक्चुअल में वो उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो लेकिन जैसे ही क्या होगा वो स्टॉप होगी तो वो जो साइड में जो हमारी पार्टिकल्स या धूल के जो कण ट्रैवल कर रहे हैं तो एकदम से उसके अंदर आ जाता है। तो एक्चुअल में माना जाता है वो जो ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसे ही अगर हमारा कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है तो उसके साथ में क्या होती है, वेव भी एसोसिएट रहती है जिसको हम मैटर वेव बोल देते हैं, और वही किसने दी थी, डी ब्रॉगली ने दिया था, तो इसलिए हम उसको डी ब्रॉगली वेव भी बोल देते हैं, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होती है। यहाँ पर एच हमारा वही प्लैंक कांस्टेंट है और पी जो हमारा होता है ये मोमेंटम हमारा होता है, एम वी से हम इसको डिनोट कर देते हैं। तो ये v वेलोसिटी हो गई, यहाँ पर हमारा m मास हो गया पर जो लिखे हुए हैं, और h हमारा प्लैंक कांस्टेंट हो गया। तो यही होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक है, क्लियर। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई आर मैटर वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल जनरेटेड ओनली व्हेन इट इज इन मोशन, क्यों ऐसा क्यों है कि मैटर वेव जो एसोसिएट हो रही हैं किसी पार्टिकल के द्वारा जो जनरेट की गई, और वो जब भी जनरेट होंगी जब वो क्या कर रहा होगा, मोशन में होगा, मूव कर रहा होगा, ठीक है, ऐसा क्यों है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कैसे, ये फॉर्मूला देखो यहाँ पर, लैम्डा इक्वल टू कितना है, एच अपॉन एम वी। तो जो वेलोसिटी है ये किसके, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वी। तो जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। बिल्कुल सही कहा है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली यही चीज हमने ऊपर देखी अभी। आगे क्या कह रहा है, इट सिंपली शोज दैट, ये सिंपली शो करता है क्या,
इफ देयर इज नो वेलोसिटी, अगर कोई वेलोसिटी नहीं होगी, यहाँ पर कोई वेलोसिटी नहीं होगी तो वेवलेंथ जो है पार्टिकल की बिकम्स इनफाइनाइट। कुछ नहीं होगी तो जीरो होगी, जीरो से जब डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट होगा, तो वेवलेंथ हमारी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, विच इज नॉट फिजिबल, जो कि हमारा एक्चुअल में फिजिबल है नहीं। देयरफॉर इसलिए क्या होता है, मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल, इसलिए हमारी जो मैटर वेव है वो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती हैं। जनरेटेड ओनली व्हेन इट इज इन मोशन, कब होती हैं, जब वो जनरली कब काय में होता है पार्टिकल हमारा, मोशन में। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, लगभग 10-10 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेट। शुरू फर्स्ट यूनिट में थोड़े से ज़्यादा है, धीरे धीरे कम हो जाएंगे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो लगभग 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेट आपको देखने को मिलेंगे एक एक यूनिट में। अगर आप ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट एंड कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। कॉम्पटन इफेक्ट का आपको डेरिवेशन देखने को मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, जरूर ध्यान रखना, कॉम्पटन इफेक्ट आएगा एग्जाम में। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या कह रहा है, द फिनोमिना इन विच द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे, क्या है, द फिनोमिना इन विच, एक फिनोमिना है कॉम्पटन इफेक्ट, इसमें क्या होता है कि वेवलेंथ जो है हमारे इंसिडेंट एक्सरे इंक्रीज एंड हैंस द एनर्जी डिक्रीज। क्या हो रहा है कि जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होगी और जो एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, किसकी वजह से, ड्यू टू स्कैटरिंग फ्रॉम एन एटम इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। यानी किसकी वजह से होगी, स्कैटरिंग की, किसकी, एटम की स्कैटरिंग की वजह से, वही हमारा क्या कहलाता है, कॉम्पटन इफेक्ट। एक्चुअल में है क्या, हमारा एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पर, या एक फोटोन हमारा इससे आके क्या होता है, इंसिडेंट होता है, और एक पर्टिकुलर यहाँ से अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ तो एक पर्टिकुलर एंगल पर एक तरफ स्कैटर्ड हो जाता है और दूसरा दूसरी तरफ स्कैटर्ड हो जाता है, यही हमारा एक्चुअल में क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट क्या कह रहा है, कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है, कॉम्पटन शिफ्ट इज द इंक्रीज इन एक्सरे, यहाँ पर क्या था, वेवलेंथ की बात हो रही थी, एक्सरे और गामा रे वेवलेंथ, यहाँ पर भी वही सेम है, रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दैट अकम्पेनीज द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन इन द कॉम्पटन इफेक्ट, यानी कि जो स्कैटरिंग हो रही थी फोटो या कॉम्पटन इफेक्ट में हमारा जो स्कैटरिंग हुई थी किसी पर्टिकुलर फोटोन में, तो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है किसकी तरफ, हमारी उसकी वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, कॉम्पटन शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो यहाँ से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, और वो इसका तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पूछ सकता है। तो डिफाइन कराएगा सिंपल 2 मार्क्स में, तो क्या लिखेंगे, द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय डेविसन एंड जर्मर, इन्होंने दोनों ने परफॉर्म किया था एक एक्सपेरिमेंट। डेस्क्राइब दैट, जो डेस्क्राइब करता है दैट क्या, इलेक्ट्रॉन बीम गेट्स डिफ्रेक्टेड व्हेन स्कैटर्ड बाय ए क्रिस्टल, जब कोई हमारी बीम है इलेक्ट्रॉन की वो अगर स्कैटर्ड हो रही है किसी क्रिस्टल की वजह से, तो वो क्या हो जाती है, डिफ्रेक्टेड हो जाती है। इन दिस इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज आउट इन द फॉर्म ऑफ फाइन बीम, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इमर्ज होते हैं किसकी फॉर्म में, फाइन बीम की फॉर्म में, विच फॉल्स ऑन द निकल क्रिस्टल, जो फॉल होते हैं किस फॉर्म में, निकल क्रिस्टल, एंड गेट्स स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, और हमारे क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं ऑल डायरेक्शन में। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, the intensity of electron scattered in a particular direction is found by the detector, जो इस इंटेंसिटी है हमारी इलेक्ट्रॉन की जो स्कैटर्ड हो रहे हैं वो डिटेक्टर जो हम यूज करते हैं उसमें, उससे क्या की जाती है, फाउंड की डेविसन जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें। ठीक है, अब ये फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी ये भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, या इनमें डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो डिफरेंस भी जरूर, ये होमवर्क मैंने काफ़ी सारे इसमें होमवर्क भी आपके लिए रखा है, क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ इसमें, वो होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क करने हैं आपको। जैसे एक यही वाला डिफरेंस की मैं बात करूं तो किसके किसके बीच में, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। चलो ऐसे क्या लिखूं मैं, इन दोनों के बीच में, तुम्हें पता ही है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जरूर कर लेना। डिफाइन फेज वेलोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, फेज वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात जब वो शिफ्ट कर रहा है, और फेज ग्रुप वेलोसिटी ग्रुप में, जैसे मैंने बताया भी था आपको, ये जैसे कोई हमारी एक वेव है सिंगल, ठीक है, तो ये हमारा पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो ये क्या हो रही है, जिस वेलोसिटी के साथ शिफ्ट हो रहा है ये फेज वेलोसिटी होगी, सिंगल पार्टिकल की बात कर ले अगर हम। और यही अगर हम ग्रुप वेलोसिटी की बात करेंगे तो ग्रुप वेलोसिटी किस तरीके से हो जाएगी, जब डिफरेंट वेव्स हमारी एक साथ मिल जाती हैं, उस तरीके से
तो एक पैकेट की फॉर्म में ये डिजाइन हो जाती है। तो ये पूरा पैकेट जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा ये ग्रुप वेलोसिटी होगी। क्या है फेज वेलोसिटी? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इंडिविजुअल मोनोक्रोमैटिक वेव। इंडिविजुअल मतलब सिंगल की बात हो रही है, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल की बात यहाँ पर हो रही है। वेव इन द मीडियम विद विच द वेव पैकेट इज कंस्ट्रक्टेड इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दोनों बोल देते हैं इसको। और ये होती कितनी है? वीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। ठीक है, अगर मैं ग्रुप वेलोसिटी की बात करूँ तो द वेलोसिटी विद विच द वेव पैकेट मूव्स फॉरवर्ड। वेव पैकेट जो मैंने बताया ना ये वाला पूरा फॉरवर्ड इन द मीडियम इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। और ग्रुप वेलोसिटी वी जी इक्वल टू कितना होता है? चेंज इन ओमेगा या डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के से इसको हम डिनोट कर देते हैं। तो ये ग्रुप वेलोसिटी हमारी हो जाती है। मैं ज़्यादा इसमें यहाँ पर फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं जल्दी से पढ़ाता हुआ निकलता चला जा रहा हूँ। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये आपको लर्न करने ही करने हैं। ठीक है, आपको बस ये है कि इस वीडियो के सारे ये आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे हम यूनिट सेकंड जो हमारी EMFT थी उसमें से बनने वाले 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक तो स्टोक थ्योरम। क्या करती है स्टोक थ्योरम? हमारी लाइन इंटीग्रल को किस में करती है? सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख रखा है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं? दोनों तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या? जो हमारा लाइन इंटीग्रल है एल यहाँ पर बना दीजिएगा एफ डॉट डी एल तरीके से इक्वल टू कितना हो जाएगा? डबल इंटीग्रेशन बना लो या एक सिंगल बना के एस लिख देना। ठीक है, इसका अगर हम ये जो हमारा फील्ड है एफ, इसका अगर हम क्या ले लें? कर्ल ले लें, कर्ल, और इनटू हमारा क्या हो गया? डीएस हो गया, सरफेस इंटीग्रल। तो सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, सिंगल इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। और कोई वेक्टर फील्ड एफ है हमारा जिसका हमने लाइन इंटीग्रल लिया है, एनक्लोज द सरफेस, अगर कोई लाइन इंटीग्रल हम ले लें किसी वेक्टर फील्ड का एफ का, तो और अब उसको वो इक्वल होता है किसके? अगर हम उसका कर्ल ले लें और साथ में उसका सरफेस इंटीग्रल हम फाइंड कर ले। तो एक्चुअल में स्टोक्स थ्योरम हमारी यही कहती है। ठीक है, अगला गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है? मैंने लाइन इंटीग्रल आपको पढ़ाया था, सरफेस इंटीग्रल आपको पढ़ाया था और वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ाया था। लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करना है तो स्टोक्स थ्योरम को लेंगे, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में करना है तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम लेंगे। क्लियर? वही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है? सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में, और साथ में यहाँ पर डाइवर्जेंस आता है इसलिए इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम यहाँ पर बोल देते हैं। और यहाँ पर कर लेना होता है हमें। ठीक है, क्लियर? और ये सीधा सीधा ऐसे ही बोल सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन को ट्रिपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करती है। कौन सी? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्लियर? लिखा हुआ है, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। अब मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका कॉन्सेप्ट मैंने जो डिटेल लेक्चर लिया था, जो मैक्सवेल ने दिया था पूरा कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट करंट का, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा जाके डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट देखो कितनी बार, 2 बार तो मैंने लिख के रखा है यहाँ पर, 20-21 में और 18-19 में पूछा गया था। 18-19 तक के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में पूछा गया था डिस्प्लेसमेंट करंट, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये डिस्प्लेसमेंट करंट सेकेंड यूनिट। तो क्या है? द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। यहाँ पर मैक्सवेल ने दिया था कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट करंट का, और कहाँ पर दिया था? कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। ठीक है, जहाँ पर हमारा कोई कंडक्टर नहीं हो। वैसे यहाँ पर चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक, यानी कि वही जो कैपेसिटर के बीच वाला पार्ट है वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भरा होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो वहाँ पर करंट जरूर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक इज इक्विवेलेंट टू द करंट which produce the same magnetic effect as an ordinary current in the conductor. This equivalent current is known as displacement current. ठीक है, अब मैं आगे अगर बात करूं इसी यूनिट में तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन पहले फ्री स्पेस में देख लेते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन लिखने के लिए भी आ जाती हैं, ज़्यादातर फ्री स्पेस में पूछता है, तो इसलिए मैंने फ्री स्पेस वाली यहाँ पर मेंशन की है। आपको पता सारी होनी चाहिए, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म भी पता होनी चाहिए और इंटीग्रल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। मैक्सवेल इक्वेशन को तो आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। वैसे मैंने फ्री स्पेस वाली लिख दी है, तो पहले मैक्सवेल इक्वेशन देख लेते हैं। फ्री स्पेस अक्सर पूछ लेता है, दोनों फॉर्म में मैंने लिख दिया। डी की फॉर्म में यहाँ पर लिखा डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू 0, क्योंकि डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई होता है, एप्सिलॉन को उधर लेके जाएंगे तो वो खुद ही 0 हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0 और डाइवर्जेंस ऑफ एच इक्वल टू 0। बी इक्वल टू म्यू एच होता है, म्यू को उधर लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा। कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी होता है,
बी को हम म्यू एच लिख सकते हैं। अब चूंकि ये फ्री स्पेस की बात हो रही तो म्यू नॉट हमने लिखा, म्यू नॉट को आगे लिख लिया, डेल एच अपॉन डेल टी हो गया एच की फॉर्म में। अगर कर्ल ऑफ एच की हम बात करें तो डेल डी अपॉन डेल टी होता है। अब इस डी को ई की फॉर्म में लिखेंगे तो एप्सिलॉन ई लिखेंगे, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई। अब चूंकि फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट, और ये मैंने कांस्टेंट आगे ले लिया, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी। ये फ्री स्पेस में हमारी क्या होगी, मैक्सवेल की चार इक्वेशन होगी। लेकिन आपको पता डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म भी अच्छे से होनी चाहिए। अब अगर इनकी फिजिकल इंटरप्रेशन की हम बात देखें तो क्या क्या है। फर्स्ट लॉ जो है, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। थर्ड लॉ जो है वो हमारा फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और जो फोर्थ है हमारा वो एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ भी इसको हम बोल देते हैं, उसी का मॉडिफिकेशन है हमारा फोर्थ लॉ, वो फोर्थ इक्वेशन। यही हमारे फिजिकल इंटरप्रेशन में आ गए। पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, ये दोनों भी एक इंपॉर्टेंट है। और एक और इसमें है क्वेश्चन, हाँ क्या है, स्टेट द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाँ डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, या कि डेप्थ हम इसको बोल देते हैं, ये वाला और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉइंटिंग थ्योरम, तो अगर मैं बात करूं पॉइंटिंग थ्योरम, तो पॉइंटिंग थ्योरम का यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टाइम रेट ऑफ ईएम एनर्जी, तो टाइम रेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का विद इन अ सर्टेन वॉल्यूम प्लस द टाइम रेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लोइंग आउट थ्रू द बाउंड्री सरफेस। यहाँ पर किसके, विद इन अ सर्टेन वॉल्यूम हमने ले लिया, उसमें वो प्लस हो जाता है किसके, बाउंड्री सरफेस में जो हमारा है एनर्जी, इक्वल टू द पावर ट्रांसफर इनटू द ईएम फील्ड। और अगर मैं बात करूं पॉइंटिंग वेक्टर की, तो पॉइंटिंग वेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, द मैग्नीट्यूड and the direction of flow of energy per unit area per unit time in an electromagnetic wave traveling in free space or vacuum can be expressed by the vector known as pointing vector। एक्चुअल में क्या है कि ये चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखी है। यहाँ पर क्योंकि हमें क्या लिखना है, अगर 2 मार्क्स में पूछा जा रहा था, इनकी 2 मार्क्स में डेफिनेशन हमें लिखनी है, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर लिख के आपको यहाँ पर समझा दी है चीजें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है पॉइंटिंग वेक्टर की। स्टेट ऑफ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि पहले अगर मैं बात करूं तो फ्री स्पेस में अगर बात करें या वैक्यूम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि कोई हमारा वैक्यूम है, जैसे निर्वात हम हिंदी में बोल देते हैं, या फ्री स्पेस जिसको बोल देते हैं सॉरी, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट की स्पीड होती है उसकी स्पीड के साथ, मतलब उतनी स्पीड से ट्रेवल करती हैं। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी है वो इक्वल होती है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों होती है, दोनों तरह की वेव होती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ठीक है। दीज वेव्स कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम विच कैन बी डिलीवर्ड टू अ सरफेस, दोनों चीजें होती हैं, इसमें एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। EM waves are transverse in nature, मैंने आपको बताया अभी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कैन एग्जिस्ट, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इसमें अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 यूनिट सेकंड का, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इसको बोल देते हैं, या स्किन डेप्थ हम इसको बोल देते हैं। कंडक्टर की प्रॉपर्टी ये बताता है एक्चुअल में कितने, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी इसमें ट्रैवल करी तो कितनी डिस्टेंस तक इसमें क्या करती है, वो पेनिट्रेट हो जाती है कहाँ पर जाकर, ठीक है, इसलिए डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है यही हमारी क्या कहलाती है, डेल या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन या स्किन डेप्थ। द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज डिफाइंड एज द डेप्थ इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिड्यूस टू 1/e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया है, यानी कि कोई एक कंडक्टर है, उसकी प्रॉपर्टी एक्चुअली में बताता है, जब उसमें कोई हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट जो ट्रैवल कराते हैं वो कितनी डिस्टेंस पर जाकर क्या हो रही है, फुल्ली पेनिट्रेट हो रही है या खत्म हो रही है एक तरीके से, तो वो स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है यही हमारी डेल्टा कहलाता है। और इसको हम कहाँ से डिनोट करते हैं, डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू 1/एटेन्यूएशन कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो हम इसको 1/अल्फा भी यहाँ कर देते हैं या ए भी मेंशन कर देते हैं। गुड कंडक्टर के लिए कितना हो जाता है हमारा ये डेल स्क्वायर रूट ऑफ 2/ओमेगा म्यू सिग्मा, और बैड कंडक्टर के लिए, पुअर कंडक्टर के लिए 2/सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन अपॉन म्यू। ये एक्चुअल में फॉर्मूले आते हैं कैलकुलेट होके, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि इन पर न्यूमेरिकल भी बनता है, इन फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल भी बनता है, तो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और डायरेक्टली भी पूछ लेता है, ठीक है, क्लियर।
चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं थर्ड यूनिट। इसका मतलब हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर, वेव ऑप्टिक्स पर, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन पर। ठीक है, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन वाले में सबसे पहले बात करेंगे इंटरफेरेंस की, वाई, फिर उसके बाद करेंगे वाई टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट, क्यों हमारी दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं होती हैं। तो इंटरफेरेंस एक्चुअल में क्या है कि मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिजल्टिंग फ्रॉम द सुपरपोजिशन ऑफ टू या मोर, टू या टू से ज्यादा वेव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर, अगर मैं स्लिट वाला डिफ्रेक्शन वाला पैटर्न आपको बताऊं तो दो हमारे इस तरह से, जैसे मान लो सपोज करो डबल स्लिट है, यहाँ से हमारी लाइट जो है वो डिफ्रेक्ट हो रही है इस तरीके से आगे, यहाँ से भी लाइट हमारी क्या होगी, इस वाले स्लिट से भी डिफ्रेक्ट होगी। तो ये वाला जो पैटर्न यहाँ पर बनेगा, ये वाला यहाँ पर जो हमें मिलेगा, ये एक्चुअल में क्या है, डिफ्रेक्शन का पैटर्न है, वो सॉरी इंटरफेरेंस हमारा यहाँ पर हो रहा है। जब दो या दो से ज्यादा हमारी क्या होती है, जो लाइट है वो सुपर इम्पोज हो जाती है एक दूसरे के ऊपर, तो वो हमारा पैटर्न जो होता है वो इंटरफेरेंस का है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो हमारी अगर टू इंडिपेंडेंट सोर्स अगर हम ले तो वो कोहेरेंट क्यों नहीं कहलाती हैं। तो कोहेरेंट फिर कौन सी होंगी, जो दो डिपेंडेंट होंगी, यानी कि जिनका जो डायरेक्शन कह लो और जो फेस कह लो वो सेम होता है जिनका, वही हमारे एक्चुअल में क्या होती है, कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। Two independent source cannot be coherent because the fact that independent source cannot maintain the constant phase difference between them, यानी कि जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है दोनों में सेम नहीं होता, वो मेंटेन नहीं कर पाती इंडिपेंडेंट सोर्स, इसलिए वो हमारी कोहेरेंट सोर्स नहीं कहलाती या नहीं होती है। ठीक है, न्यूटन रिंग्स पता ही आपको, ऑब्वियस है आपको पता ही होगा न्यूटन रिंग, अगर नहीं पता है तो अभी आपको फिजिक्स बहुत पढ़ने की जरूरत है। और दूसरा अगर मैं बात करूं ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज की कंडीशंस या रिंग्स की कंडीशंस, तो ब्राइट रिंग की कंडीशंस हमारी क्या होती है, 2 म्यू टी इक्वल टू इसको ब्रैकेट में 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये किसके लिए, ब्राइट के लिए। 2m भी यहाँ पर लिख सकते हैं, 2p भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं डार्क की बात करूं तो ये किसके इक्वल हो जाता है, n लैम्डा के इक्वल हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं डिफ्रैक्शन की। तो डिफ्रैक्शन क्या है, अब लाइट बैंड हो जाना है, बहुत शार्प एज है, जैसे हमारे मान लो ये पेन है, ये शार्प एज है, यहाँ से हम लाइट इस पर इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पर जैसे लाइट इस पर शार्प एज पर आएगी तो वो क्या होगी, या तो बैंड इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में क्या होगी, बैंड हो जाती है। यहाँ से कोई लाइट आई तो वो बैंड होगी इस तरीके से। तो यही एक्चुअल में हमारा क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न या डिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन मेंशन किए, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, तीनों क्वेश्चन आपके ये होमवर्क के लिए मैंने दिए हैं, और ये तीनों क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या, डिफरेंस है, डिफरेंसेस है किस किस के बीच में। सबसे पहला फ्रेशनल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में। डिफ्रैक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं, फ्रेशनल एंड फ्राउनहोफर। फ्राउनहोफर आपके सिलेबस में, इसके लिए हमने सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और एन स्लिट, जिसको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं, सारे डेरिवेशन बहुत अच्छे से किए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेशनल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन हमारा यहाँ पर, इसके बीच में डिफरेंस आप देखेंगे। फिर देखेंगे डिस्पर्सिव पावर एंड रिजॉल्विंग पावर के बीच में डिफरेंस देखेंगे आप, एंड देन लास्ट में इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, इनको जरूर कर लीजिएगा डिफरेंसेस को। ठीक है, क्लियर। 8 क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब यहाँ पर हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है, थर्ड भी, वेव ऑप्टिक्स भी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 4, जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है और शायद आई थिंक आपको भी पसंद होगी, फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर। इजी यूनिट है, और यहाँ से आप, ये यूनिट आपको स्कोर भी अच्छा कराती है, क्योंकि क्वेश्चन तो उतने ही आते हैं, मार्क्स का तो उतना ही आता है, और इजी आता है, और बहुत आसानी से आप इसको कर पाते हैं और समझ पाते हैं। और इस यूनिट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत अच्छे से आप लिख भी पाते हैं, ज़्यादा डेरिवेशंस नहीं है। ठीक है, सिंपल सा छोटा सा टॉपिक फाइबर वाला है, और छोटा सा टॉपिक हमारा लेजर वाला। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है, एक टेक्नोलॉजी है हमारी, एक केबल है जिसमें हम क्या कराते हैं, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट कराते हैं, लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट कराते हैं। ये fiber optics is the technology which is in which signals are converted from electrical into optical signal, transmitted through a thin glass fiber and reconverted into electrical signal। मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमने कन्वर्ट करा ऑप्टिकल सिग्नल में, फिर उसके बाद उसमें ट्रांसफर करा सिग्नल को केबल में, और देन उसके बाद फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करा। इस तरह की हमारी टेक्नोलॉजी फाइबर ऑप्टिक्स कहलाती है। इसमें एक टर्म होती है जिस पर ये प्रिंसिपल पर हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो वर्क करता है, वो हमारा कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इंपॉर्टेंट लग रहा है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहने का मतलब, अगर कोई ग्लास है तो उसमें कोई लाइट है ना, तो वो उसी में रिफ्लेक्ट होती है। 3 चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, क्या क्या 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें हमारे पास होती हैं, कोई लाइट अगर मान लो एक मीडियम है ये, ठीक है, कोई लाइट इस पर डाली गई, यहाँ पर इंसिडेंट की गई, तो 3 कंडीशन मेनली यहाँ पर बनती है। क्या, सबसे पहला तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट, तो यानी कि पार हो जाएगी, या ट्रांसमिटेड हम जिसको बोल देते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, टकरा के रिफ्लेक्ट बैक,
वापस टकरा के वापस हो जाती है किसी पर्टिकुलर एंगल पर, या तीसरा क्या हो जाता है कि ये बॉडी एब्जॉर्ब कर ले उसको, ठीक है, क्लियर, या ग्लास जो भी है, तो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब जैसे फाइबर केबल है हमारा इस तरीके से, ये कोर है, उसके ऊपर ये क्लैडिंग वाला पार्ट है इस तरीके से, ठीक है। तो कोर में जो लाइट है, कोर में जो हमने सिग्नल यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर हमने कोई एक पर्टिकुलर एंगल पर लाइट इंसिडेंट कराई, तो वो टोटल क्या हो, रिफ्लेक्ट हो अंदर ही, यहाँ पर रिफ्लेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो वही हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है, जिस पर हमारा लेजर भी वो फाइबर केबल भी वर्क करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 यहाँ पर ये मैंने लिख दिए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं आपको फाइबर वाले लेक्चर में। क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। थीटा सी हमारा एक्चुअल में जो है वो कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। एक्सेप्टेंस एंगल कितना होता है जिसको हम थीटा ए से डिनोट करते हैं, ये डेफिनेशन आपको पढ़नी है, होमवर्क है आपका। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है हमारा, एन एच जिससे हम डिनोट करा देते हैं साइन ऑफ थीटा ए एक्चुअल में होता है। और एक्सेप्टेंस कोन जो केबल का हमारा फाइबर का जो कोन है वो पूरा जिसको वो एक्सेप्ट कर रहा है जितने भी एंगल तक, वो हमारा एक्सेप्टेंस कोन। ये चारों डेफिनेशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इनमें से एक डेफिनेशन आपको जरूर देखने को मिल जाएगी एग्जाम में, तो चारों अच्छे से पता होनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक होता है एटेन्यूएशन लॉसेस और एक होता है डिस्पर्सन लॉसेस। तो एटेन्यूएशन लॉस क्या है, या एटेन्यूएशन और डिस्पर्सन क्या होता है। द एटेन्यूएशन इज डिफाइंड एज द रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड में रिडक्शन है, और पावर में एंड इंटेंसिटी ऑफ अ सिग्नल एज इट इज गाइडेड थ्रू अ ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि जब किसी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू गाइडेड यानी कि ट्रांसमिट किया जाता है कोई सिग्नल, तो उसके जो एम्पलीट्यूड या पावर है और जो इंटेंसिटी है उसमें रिडक्शन जो आते हैं वो एक्चुअल में वही हमारा एटेन्यूएशन है, और वही हमारा एटेन्यूएशन लॉस होता है। बैंडिंग लॉस भी एक्चुअल में हो जाते हैं, यानी कि जब हम केबल को इस तरीके से बैंड कर देते हैं या कहीं पर बैंड होता है तो वहाँ पर सिग्नल क्या होता है, जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया आपको, ये हमारा जो है इसमें क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है इस तरीके से, तो वो बैंडिंग लॉस भी हमारे हो जाते हैं। डिस्पर्सन क्या है, द अमाउंट बाय विच अ पल्स broadens as it passes through a multimode fiber is commonly known as dispersion, ठीक है। लेजर, अब बात कर लेते हैं लेजर। तो लेजर में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये तीन क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें 9, 10 जो है लेजर फुल फॉर्म याद कर लेंगे, लाइट एम्पलीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। जो हमारा लाइट एम्पलीफिकेशन हो रहा है किस कौन, जिसमें तीन चीजें हम पढ़ते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन के द्वारा जो हमारा लाइट एम्पलीफिकेशन होता है तो वही हमारा एक्चुअल में लेजर कहलाता है। तो लेजर की डेफिनेशन लेजर की फुल फॉर्म में ही छिपी हुई है पूरी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन, एक ये डिफरेंस है स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन, ये डिफ्रेंशिएशन जरूर आप देख लेंगे डिफरेंस। एक होता है पंपिंग, पंपिंग मतलब हमें क्या करना है, एक्साइट करना है, किसको एक्साइट करना है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना है, तो उसी के लिए हम पंपिंग प्रोसेस यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू अ मीडियम टू ट्रांसफर इट इनटू अ स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन इज नोन एज पंप। पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब ये ग्राउंड स्टेट है, ये हमारी एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमें ज़्यादा ऊपर पहुँचाने, तो यहाँ पर नीचे के कंपेरिजन में ज़्यादा हमारे होंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की, एटम्स की, तो वो हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारा यहाँ पर एक्चुअल में होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपनी लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5, सुपर कंडक्टर्स एंड नैनो मटेरियल्स की, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से और फिर इस सब्जेक्ट को यहाँ पर बाइंड अप करते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। क्वेश्चन आपको मैंने मैक्सिमम दे दिए हैं 2 मार्क्स के। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करके बताया करें, ठीक है। सुपर कंडक्टर जो सुपर कंडक्टिविटी रखता है, सुपर कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी जिसकी रेसिस्टिविटी मतलब 0, सुपर कंडक्टिविटी मतलब रेसिस्टिविटी 0, सुपर कंडक्टिविटी मतलब इनफाइनाइट कंडक्टिविटी यानी कि रेसिस्टिविटी 0, जो ये चीज रखता हो वही सुपर कंडक्टर। मेजनर इफेक्ट पूछ रहा है या पूछ रहा है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इतना ही पूछ ले, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या जिसको मेजनर इफेक्ट बोलते हैं, तो क्या होता है, व्हेन ए मटेरियल मेक्स द ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट, नॉर्मल से लेके कहां पर सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जा रहा है, it exclude magnetic field from its interior, this phenomena is known as Meissner effect। बहुत अच्छे से मैंने तो मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ आज के लेक्चर कि आपने डिटेल लेक्चर अच्छे से पढ़ रखे हैं, अगर वो भी नहीं पढ़े तो वन शूट एटलीस्ट पढ़ रखे हैं, ठीक है।
दो तरह के सुपर कंडक्टर होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 को हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर बोलते हैं, टाइप 2 को हम हार्ड सुपर कंडक्टर बोलते हैं। टाइप 1 जो है वो एब्रप्टली चेंज हो जाती है उनकी स्टेट, सुपर कंडक्टिविटी स्टेट से वो नॉर्मल स्टेट में एब्रप्टली चेंज हो जाते हैं, और ये ग्रेजुअली होते हैं। बस इतना ही है इनमें डिफरेंस, ठीक है। एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं, पावर जनरेशन में, ट्रांसपोर्ट में, आर्म फोर्सेस में यानी कि मिलिट्री पर्पज में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एंड मेडिसिन में तो बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं सुपर कंडक्टर्स को। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत सिंपल है। क्या नैनो साइज में लेके जाए, नैनो मतलब 10⁻⁻⁹ में हम लेके जा रहे हैं, तो वही चीज़ हमारी नैनो। आप आजकल देख रहे होंगे काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं, तो वही हमारी नैनो टेक्नोलॉजी है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो मटेरियल्स, तो क्या है, दे आर हार्ड होते हैं, और दे आर केमिकली वेरी एक्टिव, दे आर डक्टाइल एंड एट हाई टेम्परेचर पर डक्टाइल होते हैं, केमिकली वेरी एक्टिव होते हैं, और जो हार्डनेस है वो काफ़ी अच्छी होती है किनकी, नैनो मटेरियल्स की, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स। इसमें कार्बन नैनो ट्यूब्स है, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी हैं। CNTs जो है शॉर्ट में लिख देते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स को। हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनकी, एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। दे हैव अ लो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, और गुड इलेक्ट्रॉन फील्ड एमिटर्स हमारे यहाँ पर होते हैं कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जाके आपके ये पूरे के पूरे फिजिक्स के पांचों यूनिट के 2 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मेरा मेन मोटिव यहाँ पर आपको आप तक क्वेश्चंस पहुँचाना था। आप पढ़ ही लेंगे बहुत अच्छे से, इन क्वेश्चंस को लर्न कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया लगभग 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेट समझ लीजिएगा, सभी यूनिट्स के मिला के। इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, आपको इन्हीं में से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी 3 चीज़ें मैंने आपको बोली हैं। क्या? सबसे पहली चीज़ है हमारी, आप वन शूट ज़रूर देख लें, अब एग्जाम टाइम बिल्कुल आ चुका है, 2 मार्क्स वाली वीडियो ज़रूर देख लें, और साथ में जो हमारा मॉडल पेपर आएगा उसको ज़रूर देखें, लाइव में ज़रूर जुड़ें। 3 से डेट मतलब जो हमारी 3 तारीख है उससे हमारे ये स्टार्ट हो जाएंगे लाइव सेशन, या लाइव जो हमारे रहने वाले मॉडल पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो सारे लाइव सेशन में ज़रूर जुड़ें जो भी आपका सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।